कल जो डेटा आया है अमेरिका से, पीपीआई डेटा, फाइनली अच्छे डेटा ने ट्रेंड दिखाया है। आज ऑफ कोर्स सीपीआई की भी नज़र है। इंडिपेंडेंस डे से पहले थोड़े अच्छे संकेत अमेरिका ने तो दे दिए हैं। क्या यहाँ से पॉजिटिविटी बनी रहेगी इसको देखकर सर? जी दीप, आज देखें, क्योंकि कल भारत में इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, तो हो सकता है कि थोड़े पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो, बट ओवरऑल जो माहौल बन रहा है अमेरिका में, कि पीपीआई भी कम आया, 0.2 महीने दर महीने बढ़ने की उम्मीद थी, उसकी जगह 0.1 वो बढ़ा, और साल दर साल 2.2 का आंकड़ा आया। तो होलसेल प्राइस काफी अच्छे रहे। सर्विसेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी थी, बट 2.7 पिछले महीने के मुकाबले जुलाई के आंकड़े 2.2 आए। तो ये उम्मीद से कम थे उनकी बढ़ोतरी। तो ये मार्केट ने पॉजिटिव लिया कि इन्फ्लेशन काबू में आ रही है। आज का आंकड़ा अहम रहेगा, कंज्यूमर प्राइस है आज का आंकड़ा, और वो भी महीने दर महीने 0.2 बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर उम्मीद पर खरा उतरता है या उससे कम आता है, तो मार्केट पॉजिटिवली लेंगे। कल अमेरिकन मार्केट ने भी पॉजिटिव ले लिया। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का माहौल ठीक लग रहा है अमेरिका में, बट भारत में क्योंकि कल छुट्टी है, तो हो सकता है कि आज पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो जाएं और उसके चलते मार्केट फ्लैटिश ही बंद हो। बट ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है। बट जैसे मैं पहले भी कह रहा था दीप, ये क्या होता है जब इतना तेज विक्स बढ़ता है, जिस तरह से बढ़ा, वो बहुत टाइम लेता है फिर नीचे आने में। तो जो देखा गया है अमेरिका में, अगर 35 का आंकड़ा विक्स क्रॉस कर जाता है, तो 17 तक वापस अपने जो मूल लेवल है उस तक आने में लगभग औसतन 170 ट्रेडिंग डे लग जाते हैं। तो 5-6 महीने, 7 महीने की बात हो जाती है। तो क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है, अभी हम कह नहीं सकते कि मार्केट पूरी तरह से संकट की स्थिति से निकला है। इजराइल ईरान का जरूर इशू है। आज जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो खड़े नहीं होंगे फिर से इलेक्शंस के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आता है, उसके चलते मार्केट्स भी रिएक्ट किए और येन थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ। तो अब उनकी जगह कौन आते हैं, उनके या ट्रेड मिनिस्टर आएंगे या फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों सबसे आगे हैं। बट चुनाव होगा पार्टी के अंदर और नए प्रधानमंत्री घोषित किए जाएंगे सितंबर अक्टूबर तक। तो थोड़ा सा वो पॉलिटिकल इशू आता है जो जापानीज मार्केट पे असर आ रहा है जिसका। और तीसरी बात है ये येन कैरी ट्रेड भारत में, क्योंकि काफी बड़ा इसमें हिस्सा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा जापानी फंड है जो निवेशित है भारत में। 2 लाख करोड़ उन्होंने निवेश किया है, और साथ में लक्समबर्ग, केमन आयरलैंड वगैरह से जो आए होंगे उनका हमें पता नहीं मात्रा, बट आप कह सकते हैं कि 30-40% और इसका वहां से भी होगा। तो वो पैसा कितना स्थायी है, क्या वो निकलेगा, ये एक जरूरी सवाल है। तो संकट से नहीं निकले मार्केट, बट हम तो कहते रहे हैं कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए और वही ठीक रहेगा। बाकी वॉलेटिलिटी आज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल की छुट्टी के कारण और फिर लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। अगस्त में वैसे ही वॉल्यूम्स कम होती हैं ग्लोबली, क्योंकि समर ब्रेक्स होती हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो उसके चलते हम देखते हैं नॉर्मली वॉल्यूम्स कम होते हैं और उसके कारण वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और वही अगस्त अभी तक दिखा रहा है हमें। बका साहब, ये ईरान इजराइल वाले हमले की जो बात आपने अभी थोड़ी छेड़ी भी की है, वो टेंशन चल रहा है। ये टेंशन सर हमको ही क्यों होता है? ये अमेरिका वालों को क्यों नहीं होता? क्या इनको नहीं पता कि ईरान इजराइल हमला हो सकता? फिर भी कल 400 बढ़ गए। इनको तो डर ही नहीं लगता, हमें ही लगता है खाली। क्योंकि अमेरिका अनिल जी 13 मिलियन बैरल दिन के बना रहा है, तो वो स्वावलंबी हो गए। अगर ये 1973 होता, आप अमेरिका 1973 का देखिए, अरब इजराइल वॉर का, अमेरिका की हालत खराब हो गई थी, बिल्कुल इन्फ्लेशन हमारे बेकाबू हो पास भी गया। हमारे पास भी ढेर सारा तेल, ढेर सारा रिन्यूएबल एनर्जी वाला, कोई भी सोलार, विंड, हाइड्रो, ये सब हो जाए हमें, मतलब कच्चे तेल पे अगर हम आत्मनिर्भर काइंड ऑफ हो जाएं तो हमारा भी हो जी, जाएगा सर काम। काफी काम हो जाएगा अनिल जी, बट हमारे लिए दूसरा है, अमेरिकन इतना रेमिटेंस नहीं भेजते
हमारे को $130 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आता है जो खाड़ी से आता है। तो अगर ये युद्ध बढ़ता है और ईरान अगर हारने लगा तो वो खाड़ी पे अटैक कर सकता है हूथीज के थ्रू, ड्रोन अटैक ये वो। तो जो हमने गल्फ वॉर 1 और 2 में देखा कि भारतीयों की नौकरियां गई और वापस आना पड़ा और फिर हमारा रेमिटेंस इकोनॉमी हर्ट हो जाता है, तो वो दूसरा है। और तीसरा, जहां हम पोजीशनड है अनिल जी, तो वहां से हमारा ट्रेड सारा जाता है, स्विस कैनाल से बहुत सारा जाता है, अफ्रीका से जाता है, तो वो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे स्ट्रेट असर आ जाता है, स्पेशली जो ये टाइम है। तो आपका मासूम सा सवाल है, बट मैंने बहुत सीरियस आंसर दे दिया। एक तो तेल पे हमारी निर्भरता, दूसरा जो भारतीय बाहर से रेमिटेंस इकोनॉमी हमारी चलती है, जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस आउट करता है। $130 बिलियन आता है और काफी कुछ वो खाड़ी से आता है। तो ये दूसरा है। और तीसरा है जो आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाते हैं अगर इस तरह का युद्ध होता है, क्योंकि हम जहां पोजीशनड है उसके कारण। एक डेटा तो जो बगैर साहब ने विस्तार से समझा जाए, लेकिन दूसरा जो ज़्यादा अहम डेटा है वो आज आने वाला है, रिटेल महंगे दर के आंकड़े। क्या उम्मीद रखी जाए, क्या इसके बेसिस पे सर फेड अपनी 18 सितंबर की पॉलिसी में डिसीजन लेगा सर? ये बहुत अहम एक आंकड़ा रहता है। चाहे फेड का जो प्रेफर्ड इंडेक्स है वो पीसीई इंडेक्स होता है, जो महीने के अंत तक आता है। तो वो जुलाई का इंडेक्स अगस्त के अंत तक हमें मिल जाएगा। और सितंबर 18 को फेड की बैठक है अनिल जी। तो ये आज का डेटा काफी अहम रहता है, क्योंकि उनको इंडिकेट करता है किस तरफ इन्फ्लेशन जा रही है और कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे डिफ्लेशन आ रही है। ओवरऑल ये आंकड़ा काफी सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। 0.2% महीने दर महीने बढ़ने की उम्मीद है। और अगर आप 6 मंथ का पिछले 6 महीने का पीसीई डेटा को अगर एनुअलाइज करें अनिल जी, तो वो 2% से कम आ चुका है। जो आंकड़ा आया जुलाई के अंत में जून के लिए, वो 2% से नीचे है पिछले 6 महीने का एनुअलाइज करके। तो जरूर एक इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ है वो कम हुआ है यूएस में, और इससे फेड के हाथ मजबूत होते हैं रेट कट करने के लिए सितंबर 18 को। हमारी यही उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट वो रेट कट करेंगे, और फिर नवंबर में जो नई उम्मीद थी उसमें एक 25 और दे देंगे, और फिर दिसंबर में जैसी इकोनॉमी हो रही होगी और जैसे हालात होंगे उसके अकॉर्डिंग 0.25 या 0.5, 25 या 50 बेसिस पॉइंट का वो रेट कट करेंगे दिसंबर में। मार्केट ने अभी 100 बेसिस पॉइंट फैक्टर इन किया हुआ है इस साल के अंदर ही। तो अगले 5 महीने में या 4 साढ़े 4 महीने में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती अमेरिका में 5.25 के लेवल से 4.25 आने की उम्मीद है दिसंबर तक। बट हमें लगता है कि धीरे धीरे ये लेंगे ये कदम, और सितंबर में शायद 25 काटे, अनलेस अनलेस कुछ बड़ा एक इवेंट या कुछ आ जाए जिसके कारण वो फिर बोले कि 50 हम काट रहे हैं। बट अभी जो डेटा है वो 25 दिखा रहा है। बका साहब, ये जो अमेरिका में हमने सुना है कि वो कुछ एक डिसीजन रूलिंग ऐसी आई कि गूगल की मोनोपोली को लेकर वहाँ की कोर्ट कुछ डिसीजन देना चाहते हुए कि इनको अलग अलग भागों में बांटो, जो दादागिरी बड़ी चल रही है। क्या मामला है, कैसा है और इसका क्या असर होगा सर? ये अनिल जी, ये देखा गया कि गूगल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए फोन मेकर्स को, पीसी मेकर्स को, कि सर्च इंजन वही गूगल का ही लगाया जाए और यूज किया जाए। तो इसके ऊपर एंटी ट्रस्ट काफी स्ट्रांग रहता है अमेरिका में। जैसे हमारा मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन होता था, या जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया अभी, वहां का एंटी ट्रस्ट काफी रहता है। इन्होंने जो दो बहुत बड़े पिछली सदी के फैसले थे, एक तो जो रॉकफेलर का स्टैंडर्ड ऑयल था, उसको ब्रेकअप किया था, और उसके बहुत सारी ऑयल कंपनियां बनी फिर। और दूसरा था ये एटीएनटी। एटीएनटी को वो बिग बेल्स कह सकते हैं, उसको ब्रेकअप करके बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां, ताकि एक कंपनी का मोनोपोली ना रहे और वो फिर मार्केट को डिक्टेट ना करे। तो अब देखते हैं ये कैसा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, वो काफी रिपब्लिकन है,
और देखें तो उन्होंने उनका जो सेबी है एसईसी उसके काफी पावर्स काटे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में गूगल को राहत जरूर मिल सकती है जब वो फुल बेंच में जाएंगे। बट अभी ये बातचीत चल रही है कि ब्रेकअप करें, ये बहुत ज्यादा बड़े बन गए हैं। यूरोप में ऑलरेडी आप देखें तो काफी ऐसी मुहिम है, कई बार उन्होंने फाइन भी किया है बिग टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो अमेरिका की। और कल भी जब मस्क ले रहे थे ट्रंप का इंटरव्यू, तो यूरोपियन कमीशन के तौर से आया था कि आप जरूर ये देखें कि अगर कोई फैक्ट चेकिंग करनी पड़े तो वो टेक डाउन करें उस वीडियो के पार्ट को और इंश्योर करें कि सब सच ही बोला जाए। तो मस्क वर्सेस यूरोपियन यूनियन भी एक ब्रोइंग बैटल चल रहा है और ये गूगल की भी बातचीत चल रही है। अब देखते हैं आगे कैसे होता है। गूगल जरूर फाइट करेगा इसको। हो सकता है कुछ पार्ट्स उसको डाइवेस्ट करने पड़े अपने और ऐसे नतीजा आ जाए। बट अभी चीजें ठीक नहीं लग रही गूगल के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट से मुझे राहत आती दिखती है गूगल को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मेकअप एंटी रेगुलेशन बन गया है।